Assalamualaikum. Good morning. वालेकुम अस्सलाम मुनीबा. गुड मॉर्निंग निम्रा, जैनेट एंड जेनिफर. बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? 6 स्टूडेंट मेरे पास शो हो रहे हैं स्टिल. सबसे पहले ये बताइए, जेनिफर, जैनेट, निम्रा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं प्लीज़ ये बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हेयर मी? ओके ठीक है. चलें, बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं ज्वाइन करना? कहाँ गायब है बाकी स्टूडेंट्स? चलें जी, थोड़ा सा हम CNS के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे अब. रेस्पिरेटरी सिस्टम के तकरीबन हाफ यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है. हाफ इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग जो है हमारा यूनिट, उसे हम स्टार्ट करने लगे हैं. ठीक है जी. क्या करें, स्टार्ट कर लें या थोड़ा वेट करें स्टूडेंट्स का? स्टिल आई हैव जस्ट 8 स्टूडेंट्स और तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं. सो व्हाट यू पीपल से, स्टार्ट कर दें लेक्चर? अच्छा, किसी का ओके जी मैम. चलें स्टार्ट कर देते हैं. आ रहे हैं साथ साथ स्टूडेंट्स. वालेकुम अस्सलाम साफ़िया. न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें हम रिव्यू करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन एंड इट्स प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर. We will discuss the neurological assessment shortly and list the diagnostic evaluation different और उनका purpose क्या है. Identify the common neurological terms. Anatomy and physiology अगर हम ब्रेन की देखें, मैं फिर वही आपको बता दूं कि आप सब जो है ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी बुक्स को ओपन करें और एटलीस्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को रिव्यू किया करें हर टॉपिक की, क्योंकि बहुत डिटेल में तो यहाँ हम नहीं पढ़ रहे बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. सो शॉर्टली पढ़ना पड़ता है. बाकी इसके अलावा बार बार आपसे कह रही हूँ, टाइम कम है हमारे पास. जो भी चीज़ें पढ़ाती हूँ बेटा, आप सब घर में हैं, बुक्स को ज़रूर अपनी एचएन की बुक को खोल के ज़रूर रीड किया करें हर चीज़ को थोरोली. सो थोड़ी सी हम रिव्यू ले लेते हैं. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्ट्रक्चरल डिवीजन है और फंक्शनल डिवीजन है. स्ट्रक्चरल डिवीजन में आप सबको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम डिवाइड करते हैं. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी आपकी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं. फंक्शनल डिवीजन में ऑटोनोमिक वर्सेस सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है. ये सब आपको पता है, बड़ी डिटेल में आप लोग इनको पढ़ चुके हैं. सो थोड़ा सा पिक्टोरियल दिखाया है मैंने आपको यहाँ पर. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो तो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है. जो जितनी भी आपकी नर्व्स हैं ब्रेन से निकल रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से, ये आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और जो आपको दरमियान में येलो सा आपको नज़र आ रहा है ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी इसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है. और सिंपैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो आपको पता है कि उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है. सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में आपको होता है फाइट और फ्लाइट, कोई भी इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो उसको जो रिस्पॉन्सेज में जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं दे आर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो रेस्ट की सिचुएशन में होती हैं दे आर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, थोड़ी सी न्यूरॉन जो बेसिकली आपको पता है कि बेसिक यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का, उसकी शॉर्टली उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं. ये फंक्शनल यूनिट है आपके ब्रेन का. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सेल बॉडी. एक डेंड्राइट होते हैं, आप सबको पता है, और एक्सॉन है. इनका काम क्या है? मैसेजेस लेना, कैरी करना टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. यानी ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मैसेजेस को लेते भी हैं और यानी रिसीव भी करते हैं पूरी बॉडी से उस जगह पर, और वहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन ज़ाहिर है सेंस करते हैं, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो मैसेजेस होते हैं वो वापस भेजे जाते हैं.
न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जब हमने करनी होती है पेशेंट की, तो वही सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप सबको पता है हिस्ट्री में हम पेशेंट से क्या क्या पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई पेन की कंप्लेन है पेशेंट को, एक्यूट है या क्रॉनिक है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस के बारे में पूछ सकते हैं, डिजीनेस, उसको चक्कर वक्कर तो नहीं आते, कहीं हाथ पाँव कहीं सुन तो नहीं होते, सीजर्स की कोई कंप्लेन है, बॉडी के किसी भी हिस्से में फंक्शनल प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ फंक्शन है, हेड इंजरी की कोई हिस्ट्री है उसकी, किसी किस्म की कोई मेडिकेशन वो ऑलरेडी ले रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उससे हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आपके पेशेंट का, जिसे हम GCS स्केल कहते हैं, उसके थ्रू हम अपने पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं। उसमें आप सबको पता होगा आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स होता है। सो इसमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं ये बड़ी डिटेल में आप लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा तो अभी आप हेल्थ असेसमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें आप इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग हो जाती है तो हम उसे 4 स्कोर देते हैं। अगर उसको आपके जाने पे स्पॉन्टेनियसली वो ओपन नहीं करता तो 2 स्पीच ओपन करता है, या किसी पेन स्टिमुलस को ओपन करता है, या फिर आईज ओपन वो करता ही नहीं है तो हम 1 मार्क देते हैं। इसी तरह से वर्बल रिस्पॉन्स है, पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं है, उसकी बातों से आपको क्या लग रहा है कि वो कंफ्यूज है, तो आप उसको 4 मार्क्स देंगे। वर्ड बोल रहा है लेकिन इनअप्रोप्रिएट है तो 3 मार्क्स देंगे। सिर्फ साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे तो आप 2 देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा तो 1 मार्क होता है। इसी तरह से मोटर रिस्पॉन्स चेक किया जाता है बेटे, आप उसको कुछ भी कोई कमांड देते हैं करने को, अगर वो आपकी कमांड को ओबे कर रहा है तो 6 है। आप उसको पेन दे रहे हैं, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो उसे लोकलाइज कर पा रहा है तो आप 5 मार्क्स देते हैं। फ्लेक्शन अगर नॉर्मल हो रही है, बॉडी को फ्लेक्स कर पा रहा है तो 4, एक्सटेंड कर पा रहा है अगर नॉर्मली फ्लेक्स कर पा रहा है तो 4, अब नॉर्मली कर रहा है तो 3, एक्सटेंड कर पा रहा है तो 2, कुछ भी नहीं कर रहा तो 1 मार्क दिया जाता है। फिर इन तीनों कंपोनेंट के जो स्कोर्स हैं उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। ऑब्वियसली जो फुली कॉन्शियस पेशेंट होता है आपका 15 आउट ऑफ 15 होता है उसका, और जो कोमा पेशेंट होता है यानी बिल्कुल 3 0 तो नहीं होता इसका कभी भी जो आउटकम है, मिनिमम स्कोर इसका 3 और मैक्सिमम 15 होता है। तो इस तरीके से हम अपने पेशेंट का कॉन्शियस लेवल जो है वो चेक करते हैं। हायर जो मेंटल फंक्शंस हैं वो हम किस तरीके से असेस करते हैं। ओरिएंटेशन कि पेशेंट आपका ओरिएंटेड है टूवर्ड्स द टाइम, प्लेस और पर्सन या नहीं। उसकी कॉग्निटिव स्किल्स को हम चेक कर लेते हैं। उसकी मेमोरी यानी उसको फिर आपको पता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, उसको रिसेंटली चीज़ें याद रहती हैं नहीं रहती, उसका मेमोरी हम टेस्ट कर लेते हैं। रीजनिंग, किसी बात में कोई लॉजिकल बात कर सकता है, किसी कोई आपने उसको सिनेरियो दिया उसको लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकता है, उसमें रीजनिंग को आइडेंटिफाई कर सकता है या नहीं। दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड टू असेस द हायर मेंटल फंक्शन ऑफ योर पेशेंट। एंड इमोशनल स्टेटस, उसका इमोशनल स्टेट किस किस्म की है, मतलब बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है या उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद लैंग्वेज और स्पीच भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले बेटे आ जाता है एफेजिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि समझ आ रही है, अब मेरे पास तकरीबन 12 स्टूडेंट्स आ गए हैं। सो जो समझा रही हूँ फ़िलहाल क्योंकि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ही है वो रिव्यू चल रहा है, तो बहुत तेज़ तो नहीं चल रही मैं, और आप लोग को समझ आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही। ओके जी ठीक है, समझ आ रही है। तो अच्छा लैंग्वेज और स्पीच चेक करनी होती है पेशेंट की। उसमें ज़ाहिर है अगर वो बिल्कुल ठीक आपके सामने बात कर रहा है और आपको समझ आ जाएगा। जो प्रॉब्लम हो सकती है उसको बेटा, एक चीज़ होती है एफेजिया, दैट इज़ बेसिकली या तो इनेबिलिटी होती है कम्प्लीटली या फिर इम्पेयर्ड एबिलिटी होती है किसी भी शख्स की टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन डैमेज। यानी वो शख्स जो है या तो कम्प्लीटली इनेबिलिटी होती है उसे, या फिर उसकी एबिलिटी कुछ कम हुई हुई होती है कि वो स्पीच को प्रोड्यूस नहीं कर पाता प्रॉपरली। जो वो बोलना चाह रहा है, जो वो स्पीच करना चाह रहा है, उसको वो या तो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगा और प्रोड्यूस भी नहीं कर सकेगा। और रीज़न इसका क्या होता है, जाहिर है कोई ना कोई ब्रेन का जो पार्ट है वो डैमेज हुआ हुआ है जिसकी वजह से पेशेंट को एफेजिया होता है।
अब जो एफेजिया है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है सेंसरी एफेजिया। इस पे ब्रेन का एक जो टेम्पोरल लोब होता है ब्रेन का, उसमें बेसिकली डैमेज होता है बेटा। उसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स आपके पेशेंट में आते हैं कि वो ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाता, यानी एक फ्लुएंटली बात नहीं कर पाता, स्पीच कंप्लीटली बात नहीं कर पाता। दैट इज़ सेंसरी एफेजिया। उसके बाद बेटे एक्सप्रेसिव एफेजिया होता है, जिसको हम ब्रोका एफेजिया भी कहते हैं। इसमें पार्शियल लॉस होता है लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने का, यानी कॉम्प्रिहेंशन तो इंटैक्ट है, यानी वो समझ पा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसे समझ नहीं आ रहा, वो समझ रहा है, लेकिन वो प्रॉपरली अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहा, वो प्रॉपरली अपनी जो लैंग्वेज है उसे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ठीक है। उसके बाद ग्लोबल एफेसिया आता है। ये भी एक डिसऑर्डर है विच इज़ कॉज बाय डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन दैट कंट्रोल लैंग्वेज। जो ग्लोबल एफेजिया होता है वो थोड़ा और फर्दर कहना चाहिए कि थोड़ा लीड कर जाता है। ग्लोबल एफेजिया में फिर बहुत कम लफ्ज़ ऐसे रह जाते हैं, यानी बहुत गिनती के लफ्ज़ होते हैं जो आपका पेशेंट प्रोड्यूस कर पाता है। ये ग्लोबल नाम से भी समझ आ रहा है हमें कि एक एक्सटेंसिव फेज होती है, इसमें जो है बहुत कम वर्ड्स को वो प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, फिर क्रेनियल नर्व्स हैं। आपको ये 12 जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये सब आप डिटेल में तसस्सुर में पढ़ेंगे। इनके नाम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोकियल, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, अकाउस्टिक, ग्लोसोफ्रिंजियल, वेगस, स्पाइनल, एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल नर्व्स हैं। सो ऑब्वियसली हम इसमें चेक करते हैं इनके सेंसरी और मोटर फंक्शन, ये बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसे देख लेंगे। इसी तरह से बॉडी का मोटर सिस्टम चेक करना होता है। मोटर सिस्टम में बेसिकली आपके जो, यानी एक तो बल्क, यानी जो मसल्स हैं उनका बल्क देखा जाता है कि ज़ाहिर है मसल्स मौजूद है नहीं है, या मसल वेस्टिंग हो रही है। और मसल्स की टोन, बहुत फ्लैसिड मसल्स तो नहीं है, या उनमें कोई टोन मौजूद है, पावर कैसी है, ये चेक करते हैं। रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं अपने पेशेंट के, उसकी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन है या फिर अनकोऑर्डिनेटेड किस्म की मूवमेंट है, उसका गेट किस किस्म का है, मतलब उसको वो खड़ा होता है या चलता फिरता है तो उसका गेट किस्म का है, किस किस्म का है। ओके। अच्छा, सेकेंडरी क्लास में फिर से ये बदतमीजियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ये ऑब्वियसली बताएगा तो कोई नहीं कि ये कौन स्टूडेंट है जो इस तरह के जो बदतमीजियाँ कर रहा है फेक आईडी से। बहरहाल आई थिंक ही वांट्स अस कि हम जो है अटेंशन हमारी डाइवर्ट हो टूवर्ड्स दैट स्टडी, बट ओके। इसके अलावा मोटर जो असेसमेंट होती है उसके अलावा आपकी बॉडी की ज़ाहिर है सेंसेस जो हैं उसको भी असेस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो सेंसरी सिस्टम है आपकी बॉडी का उसको भी आपने चेक करना है। उसमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है बेटा? पेशेंट का पेन चेक किया जाता है, उसको कोई भी मतलब पेन कोई चीज़ से हिट किया जाता है ताकि उसे पता लगे, किसी सुई को चुभो दिया जाता है कि उसे पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। टच को फ़ील कर सकता है या नहीं, टेम्परेचर फ़ील कर सकता है या नहीं, और इसके अलावा पोजीशन, यानी पोजीशन की उसको सेंस है या नहीं, यानी अगर वो खड़ा हुआ है तो क्या वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि मैं किस पोजीशन में खड़ा हूँ या किस पोजीशन में नहीं खड़ा। ये सारी चीज़ें उसकी ज़ाहिर है सेंसरी जो है उसकी बॉडी के सेंसेशंस में आती हैं। फिर स्टीरियोग्नोसिस है। स्टीरियोग्नोसिस बेटा बेसिकली होता है, एबिलिटी होती है कि आपके, अगर हम हाथ पे कोई चीज़ प्लेस करें, अब मैं हूँ जैसे, अगर आप हैं, आपके हाथ पे कोई चीज़ या कोई भी चीज़ रखी जाए तो अगर आपकी आंखें बंद हो तो ऑब्वियसली आप उसको देख नहीं सकते, बट आप उसे सेंस तो कर सकते हैं ना कि आपके हाथ के ऊपर कोई चीज़ रखी गई है। तो यही एबिलिटी होती है स्टीरियोग्नोसिस की, अगर आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम अपने पेशेंट की जो है सेंसेस को चेक करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं बेटे जो हमारी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड, यानी जितनी भी डिजीज़ होंगी उनमें यूज़ होंगे पेशेंट की डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए। अच्छा नरगिस, असल में थोड़ा सा गला भी ख़राब है,
तो अब बताइएगा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी नरगिस, अब बताएं बेटा, ठीक है मेरी आवाज़? अच्छा, हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर करना पड़ सकता है बेटे, जिसमें हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लेके उसका एनालिसिस करवाते हैं। ईईजी दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, जिस तरह से ईसीजी की जाती है कार्डियक एक्टिविटी देखने के लिए, इसी तरह से ईईजी इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम जो है वो वो की जाती है ब्रेन की एक्टिविटी देखने के लिए। इसके अलावा सीटी स्कैन होते हैं, एमआरआई होते हैं, सेरिब्रल एंजियोग्राफी होती है, ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राम। ये पहले भी मैंने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी आपको पढ़ाया था कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनके अंदर कितना जो है वो नर्व्स या सेंसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मूव कर रही है या नहीं कर रही, उन चीज़ों को हम चेक करते हैं। इसके अलावा माइलोग्राफी, इसमें भी हम मसल्स की ही जो है स्टडीज, मसल्स को बेसिकली डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, माइलोग्राम को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। माइलोग्राम बेसिकली एक तो रेडियोग्राफिक स्टडी है कंबाइनिंग द यूज ऑफ कंट्रास्ट मीडियम विद अ फ्लोरोस्कोपी टू इवैल्यूएट एबनॉर्मलिटीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड its nerve root branches। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, एक तो कंट्रास्ट मीडियम यूज़ करते हैं, उसके बाद फ्लोरोस्कोप यूज़ करते हैं, उससे हम इमेजेस देखना शुरू करते हैं। फिर अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी है, ज़ाहिर है आपने कंट्रास्ट दिया हुआ है, आपको वो नज़र आ जाएगी, या उससे जो नर्व्स निकल रही हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यूजुअली ये 30 to 60 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। अच्छा जी, लंबर पंक्चर, और जिसमें हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है सीएसएफ है उसका एनालिसिस करते हैं। लंबर पंक्चर या जिसको स्पाइनल टैप भी कहते हैं, it is carried out by inserting a needle into the lumbar subarachnoid space to withdraw the CSF. The test may be performed to acquire a sample of CSF for analysis, to measure and reduce the CSF pressure, to determine the presence or absence of blood in the CSF, to introduce drugs in the spinal canal, यानी directly अगर हम इंजेक्शन कोई मेडिसिन इंजेक्ट करना चाहते हैं तो। Normal values typically range as follows. प्रेशर यूजुअली बेटा 70 to 180 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है। CSF की अगर हम अपीयरेंस नॉर्मल देखें तो वो कलरलेस और क्लियर होता है। CSF का टोटल प्रोटीन 15 to 60 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। इसमें गैमा ग्लोबुलिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारी, वो 3 to 12% ऑफ द टोटल प्रोटीन होती है। CSF में ग्लूकोज का लेवल 50 to 80 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। CSF सेल काउंट में 0 to 5 वाइट ब्लड सेल्स एंड नो RBCs। लेक्टेट 1.1 से 1.9 मिलीमोल पर लीटर है। नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लंबर पंक्चर में? लंबर पंक्चर इट इज़ अ स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक रिक्वायरिंग फुल स्टेराइल प्रोसीजर। सबसे पहले तो इस चीज़ को इंश्योर करना, उसकी स्टेरिलिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर पोजीशनिंग किस तरह से करनी है? पोजीशन द पेशेंट केयरफुली लाइंग ऑन वन साइड इन अ कर्ल्ड अप पोजीशन विद द लंबर स्पाइन एक्सपोज्ड, यानी नीज को साइड लाइन पोजीशन में करते हैं और नीज को चेस्ट के साथ जो है चेस्ट की तरफ मूव करवा देते हैं। इस किस्म की पोजीशन होती है। मूविंग द पेशेंट्स, और जो पेशेंट की बैक होगी उसे कहेंगे कि बिल्कुल बेड के एज की तरफ मूव कर ले, ताकि हमारे पास जो लंबर स्पाइन है उसको एक्सेस ईजी हो जाए। सपोर्ट द पेशेंट इन दिस पोजीशन थ्रू आउट द प्रोसीजर। A small local sterile dressing is applied to the spinal site after removal of the needle. Headache is a common complaint following lumbar puncture. The patient should lay flat for 6 to 12 hours afterwards. यदि lumbar puncture होने के बाद 6 से 12 घंटे तक पेशेंट को आपने स्ट्रिक्ट लिटा के रखना है। इनकरेज करें कि वो फ्लूइड इनटेक ज़्यादा ले टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेडेक्स। EEG इलेक्ट्रोइनकेफेलोग्राम, ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विच आर जनरेटेड इन द ब्रेन, and this is obtained through electrodes which are applied directly to the scalp. Tumor, brain abscesses, blood clot and infection may cause abnormal pattern in electrical activity। यानी अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको, जाहिर है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में पैटर्न में कोई abnormality नज़र आएगी तो आपको फ़ौरन से जो है माइंड क्लिक करेगा कि इस किस्म की कोई प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। द EEG इट इज़ अ यूजफुल टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग एंड इवेलुएटिंग सीजर डिसऑर्डर्स, कोमा और ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। द EEG is also used in making a determination of brain death। नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईईजी जिस वक्त परफॉर्म किया जा रहा है?
एंटिसिपेट पेशेंट्स फियर अबाउट EEG, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। बहुत ज़रूरी है आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ज़ाहिर है आपका पेशेंट थोड़ा डरा हुआ है, तो अगर आप उसे पहले से एक्सप्लेन कर देंगी प्रोसीजर तो जो उसकी एक फियर है वो कम हो जाएगा। एंटी सीजर एजेंट्स, ट्रैंकुलाइजर्स, स्टिमुलेंट्स एंड डिप्रेसेंट, इस किस्म की कोई भी मेडिकेशन अगर पेशेंट की है यानी एंटी डिप्रेसेंट पर है, कोई ट्रैंकुलाइजर्स ले रहा है या स्टिमुलेंट्स ले रहा है, एंटी सीजर ले रहा है, उसे आपने विदहेल्ड कर देना है, स्टॉप कर देना है 24 to 48 hours before an EEG, because these medications can alter the EEG wave pattern or mask the abnormal wave pattern of seizure disorder. कॉफ़ी, टी, चॉकलेट एंड कोल्ड ड्रिंक्स ये भी ओमिट करने होते हैं इन द मील बिफोर द टेस्ट, क्योंकि इनका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है। फुल मील बिफोर द टेस्ट इज इनकरेज्ड। हाइपोग्लाइसीमिया क्योंकि अगर होगा तो वो भी ब्रेन की वेव्स को ऑल्टर कर सकता है। Patient is informed that the standard EEG takes 45 to 60 minutes. 12 hours for a sleep is necessary for EEG. CT CAT scans, ये नैरो एक्सरे बीम्स यूज़ की जाती हैं टू स्कैन द हेड इन सक्सेसिव लेयर्स। नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अगर ब्रेन का CT स्कैन हमने करवाना है? एक्सप्लेन कर दें प्रोसीजर पेशेंट को। ज़ाहिर है वो आपको पता है ना, इनक्लोज टनल होती है, मशीन इस किस्म की होती है, थोड़ा पेशेंट को डर होता है। अगर आप पहले से उसे पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देंगे तो उसे खौफ नहीं होगा। देन कॉन्सेंट, रिटर्न कॉन्सेंट ज़रूर लेना होता है। NPO करना होता है 4 घंटे कम से कम टेस्ट से पहले। चूँकि हमने कंट्रास्ट यूज़ करना है इसलिए चेक कर लेते हैं पेशेंट को कोई एलर्जी ना हो आयोडीन वगैरह से। स्पेशली किसी भी किस्म का मेटल होगा उसे आपने रिमूव करना है, जैसे हेयर पिन्स और क्लिप्स वगैरह हैं, डेंचर्स हैं, ये सब कोई प्लेट्स हैं, सब रिमूव करना है। Encourage the patient to drink fluids to avoid renal complications and to promote excretion of the dye, क्योंकि जब आप डाई बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उसके बाद आपका पेशेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेगा तो ही वो किडनी के थ्रू पानी के साथ यानी एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से डाई, वरना अगर डाई एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम आपके पेशेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेलियर भी उससे हो सकता है। Patient who receive an intravenous or inhalation contrast agent, they are monitored during and after the procedure for allergic reaction and other side effects such as flushing, nausea and vomiting. फिर MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, uses a powerful magnetic field to obtain images of different areas of the body। इसमें नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिटन कॉन्सेंट लेना है बेटा, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। विल हैव टू रिमेन परफेक्टली स्टिल इन द नैरो सिलेंडर शेप मशीन, नो पेन और डिस्कम्फर्ट बट नो रूम फॉर मूवमेंट। असेस फॉर एनी मेटल कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेस मेकर, आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व है, ऑर्थोपेडिक हार्डवेयर है, हेयर क्लिप, ये सारी चीज़ें पहले से यानी पता होनी चाहिए और ये ऑब्वियसली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है MRI के लिए। MRI स्कैनर इज अ नैरो ट्यूब, पेशेंट में एक्सपीरियंस क्लोस्ट्रोफोबिया, सिडेशन में बी प्रिस्क्राइब इन दीज सर्कमस्टांसेस। सेरिब्रल एंजियोग्राफी है, सेरिब्रल एंजियोग्राफी इज एन एक्सरे स्टडी ऑफ द सेरिब्रल सर्कुलेशन। जिस तरह से हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं इसी तरह से सेरिब्रल एंजियोग्राफी में हम ब्रेन की ब्लड सप्लाई को चेक करते हैं कंट्रास्ट इंजेक्ट करके, कि कहीं जहाँ भी आर्टरी में, जिस आर्टरी में प्रॉब्लम है उसे हम आइडेंटिफाई कर सके। इसमें नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा? रिटर्न कॉन्सेंट लेना है, NPO करना है एटलीस्ट 8 आवर्स के लिए, मिडनाइट से कर देते हैं हम। असेस करेंगे वही कंट्रास्ट देना है, इसलिए कोई एलर्जी तो नहीं है, उसे ऑब्जर्व करेंगे कि आर्टीरियल पंक्चर साइट हमारी क्या होगी। मॉनिटर एक्सट्रीमिटी फॉर एडिक्वेट सर्कुलेशन, पेन, टेंडरनेस, ब्लीडिंग, टेम्परेचर एंड कलर। पेडल पल्सेस एंड वाइटल साइंस लेने हैं हमने हर घंटे बाद। प्रोवाइड आइस पैक्स टू द पंचर साइट ताकि वहाँ से वो ब्लीड ना करे। असेस फॉर कॉम्प्लिकेशंस, फ्लूइड इनटेक उसका बढ़ाएं ताकि वो उसका बॉडी से डाई जो है वो जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाए। कॉमन कुछ न्यूरोलॉजिकल टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में डेफिनेशंस भी आ सकती हैं इनकी। एग्नोसिया क्या होता है बेटे? दिस इज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स थ्रू अ पर्टिकुलर सेंसरी सिस्टम, इट मे बी विजुअल, ऑडिटरी और टेक्टाइल। Agraphia, this is the inability to communicate ideas in written language, not due to mechanical dysfunction, typically results from damage to the parietal lobe. Anomia, inability to name the objects or to recognize written or spoken names of objects. Anosmia, this is the loss of sense of smell. Aphonia, complete loss of voice. Ataxia, inability to coordinate muscle movements resulting in difficulty in walking, talking and performing self-care activities. Aura,
Warning symptoms such as of vision, smell, or perceptions occurring prior to a spell, such as a migraine or seizure, implies focal brain disturbances. Akinetic mutism, unresponsive to the environment. The patient makes no movement or sounds, but sometimes open the eyes. Coma, prolonged state of unconsciousness. Aphasia, inability to express oneself or to understand language. Apraxia, inability to perform previously learned purposeful motor acts on a voluntary basis. Delirium क्या है? This is a mental state which is characterized by restlessness and disorientation. Diplopia is dual vision, मतलब दो दो चीजें नजर आना. डिस्काइनेजिया, आपकी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उसमें आपको डिफिकल्टी होती है. न्यूरल्जिया, इंटरमिटेंट और इंटेंस यानी शदीद पेन होता है, but along the course of a nerve. Paresthesia, abnormal sensation without obvious cause with numbness and tingling. Stupor, it is a state of impaired consciousness with brief response only to vigorous and repeated stimulus. यानी इसमें कॉन्शियसनेस कंप्लीट ख़त्म नहीं होती जैसे कोमा में होती है, इसमें इम्पेयर्ड हो जाती है कॉन्शियसनेस, यानी इसमें बार बार रिपीटेडली किसी भी किस्म के स्टिमुलस देने पड़ते हैं, विगरस स्टिमुलस देने पड़ते हैं, फिर पेशेंट रिस्पॉन्स करता है, उसके अलावा रिस्पॉन्स नहीं, उसके अलावा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता पेशेंट का. ओके, यहाँ स्टॉप करते हैं. कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो मुझसे पूछ लीजिए इससे रिलेटेड. जेनिफर, बेटा एनपीओ होता है नथिंग पर ओरल, यानी हम पेशेंट को 8 घंटे के लिए एनपीओ करना है, 12 आवर्स के लिए करना है, जो भी हम पेशेंट को फिर माउथ से कुछ भी नहीं देते, यानी सिर्फ और सिर्फ उसकी आईवी फ्लूइड्स के ऊपर उसको रख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुंह से कुछ भी खाने या पीने को नहीं दिया जाता. दिस इज एनपीओ. ठीक है. चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करती हूँ तब तक, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपका.
ओके जी, अभी जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर लेती हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका तो। ओके जी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने डिस्कस कर ली, डायग्नोस्टिक टेस्ट और थोड़ी बहुत असेसमेंट हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिजीज़ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड जो हैं उन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्पाइनल